प्रॉपरली है ओनली फॉर द सीबीआई पीपी, सीबीआई एपीओ, दिल्ली एपीपी, दिल्ली एपीओ, एनआईए एपीपी एंड जो भी आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम होना है और 19th। ओके, तो बेसिकली पीएमएलए बिल्कुल नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। तो इसमें जो आपके रीसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और रीसेंट में भी जो बिल्कुल रीसेंट है दैट इज़ 2019 वाला जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिकली इंसर्ट हुआ था ये अमेंडमेंट, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डेट वगैरह। तो इट वाज फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। ओके, and it was with effect from 1/8/2019। ये डेट थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ जो आपका 2019 फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें उसकी वजह से आपके जो पीएमएलए में जो आपकी चेंजेस आए हैं उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो कोशिश करिएगा आप लोग पूरा देखिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका अमेंडमेंट की हम डिस्कस करेंगे, तो की अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था टू सेक्शन 2U, ठीक है। जो आपका सेक्शन 2U है, 2 आपका पूरा डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से करके जाइएगा, बिल्कुल कुछ भी मत छोड़िएगा। और 2U आपकी बात करता है बेसिकली प्रोसीड ऑफ क्राइम में। तो 2U में तो आपका डिफाइन किया गया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है, लेकिन इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था जो कि ऐड किया गया था 2019 फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो उस एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया था कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है will be understood to relate to any property that directly or indirectly derived or obtained through an activity relatable to the scheduled offenses। देखिए पीएमएलए में जो ऑफेंसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वो सारे आपके कहाँ दिए गए हैं, शेड्यूल में दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह की एक्टिविटी करके थ्रू द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, तो वो सब किस में आ जाएगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स बोलेंगे। यानी कि आपने ऑफेंस किया, ऑफेंस करने के बाद सपोज करो कोई भी ऑफेंस हुआ विच इज़ रिलेटेड जो कि आपके शेड्यूल्ड ऑफेंस में है, उसके बाद आपको सपोज करो 10K यानी कि 10 करोड़ का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उस ऑफेंस से। तो ये जो है इस 10K से आपने सपोज करो कोई बॉम्बे में बढ़िया सा एक लग्जरियस आपने पेंट हाउस ले लिया, ठीक है। तो ये जो आपने पेंट हाउस लिया है दिस विल ऑल्सो कम्स अंडर 2U यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो 2019 में जो एक्सप्लेनेशन आया है उसकी वजह से ये जो आपका मकान खरीदा गया है, पेंट हाउस जो आपने खरीदा है बॉम्बे में बिल्कुल लैविश अमिताभ बच्चन के घर के बराबर, ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, विद दैट विल कम अंडर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट आया है। नेक्स्ट आया है आपका एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है टू सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पूरा डिफाइन करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड किया, एक्सप्लेनेशन ऐड किया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में अगर किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियरिफाई कैसे किया जाएगा, वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन फाइनेंस एक्ट के थ्रू इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका ABCD दिया है, जब आप देखते हो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट उसमें आपके सब क्लॉसेस दिए हुए हैं ABCDEF, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आप ये समझिए आपको रट लेना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ द पर्सन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और इज नोइंगली अ पार्ट टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम। क्या बोल रहे हैं कि हम किसी मनीष अशोक कुमार मिश्रा जी, मैंने एक्ट नंबर नहीं बोला है,
एक्ट नंबर इट इज़ 23 ऑफ 2019। मैंने फाइनेंस नंबर 2, ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बोला है फाइनेंस नंबर 2 2019 23 ऑफ 2019, ठीक है, जिसका विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2019, ठीक है, ये मैंने बोला है। चलिए वापस आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। तो जो एक्सप्लेनेशन था वो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको या तो वो क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो सेक्शन 3 में आएगा ही आएगा। उसके साथ में अगर वो कनेक्टेड है किसी भी तरह की एक्टिविटी के साथ, उसको थोड़ा भी पता है कि भाई ये जो एक्टिविटी हो रही है या ये जो प्रोसीड आया है, ये जो पैसा आया है, दैट इज़ फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें से ये इन्होंने 6 चीज़ें दी हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक में है तो दैट कवर्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ PMLA। तो उसमें कौन कौन सा है, कंसीलमेंट है। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, कंसीलमेंट, यानी कि इफ़ सम पर्सन, जिस कि ये जो प्रोसीड आया है, ये जो पैसा आया है, वो कैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग से आया है, और उसको क्या किया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, तो ही डिड एन ऑफेंस अंडर PMLA। फिर पोजेशन में है वो, या एक्वायर एक्विजिशन में है, या यूज़ कर रहा है, प्रोजेक्टिंग एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आपने क्या किया, PMLA मनी लॉन्ड्रिंग से आपने पैसा लिया, उसके बाद आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी को आप बोल रहे हो कि नहीं ये बिल्कुल बेदाग प्रॉपर्टी है, इसमें किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं लगा है, यानी कि आप उससे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ये बेदाग प्रॉपर्टी है, अनटेन्ड प्रॉपर्टी है, तब भी आप क्या कर रहे हो, सेक्शन 3 में ऑफेंस कर रहे हो। क्लेमिंग इट एज ए अनटेन्ड प्रॉपर्टी इन एनी मैनर व्हाट्सोएवर, यानी कि आप उसके बाद भी कोशिश करते जा रहे हो कि नहीं इट इज़ अ अनटेन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो और क्या बता रहा है कि जो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम कंटिन्यूज टिल सच टाइम अ पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंजॉइंग द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन ने और ज़्यादा इलेबोरेटली बता दिया कि हम कब तक मानेंगे कि प्रोसीड ऑफ क्राइम को कंटिन्यू किया है उस पर्सन ने, जब तक कि वो जो पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंजॉय कर रहा है प्रोसीड ऑफ क्राइम को, ठीक। यहाँ पे जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐड क्यों किया गया था, दैट वाज इंसर्टेड बेसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स, यानी कि FATF। अब थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा कि FATF के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और थी, दैट कंसीलमेंट, possession, acquisition and use of proceed of crime were not criminalized earlier under section 3 of PMLA। यानी कि इफेक्ट क्या आया जब ये एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि इन्होंने ABCDEF किया एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 में, तो एक्सप्लेनेशन को ऐड करने की वजह से पहले ये क्रिमिनलाइज्ड नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐड होने की वजह से सेक्शन 3 में ये सारी एक्टिविटी आपकी इट इज़ एन ऑफेंस अंडर PMLA, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो ये क्रिमिनलाइज्ड हो गया। तो इसका ये इफ़ेक्ट भी हमने आपको बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जो आपके प्रोविज़ो थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में जो आपके प्रोविज़ो दिए गए थे उसको क्या कर दिया गया है, ऑमिट कर दिया गया है। अब अगर हम सेक्शन 17 की बात करें तो ये बात करता है आपके सर्च एंड सीजर की, और सेक्शन 18 बात करता है सर्च ऑफ पर्सन, यानी कि इन बॉडी सर्च की बात कर रहा है। तो उसमें जो प्रोविज़ो थे उनको भी ऑमिट कर दिया गया है। ऑमिट करने से इफ़ेक्ट क्या आया तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग।
यहाँ पे कह रहे हैं कि omitting the above provision now gives the authorized officer under PMLA the authority to enter any property for purpose of conducting search and seizure। यानी कि जैसे ही आपका प्रोविज़ो हटा है, यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन जो भी PMLA में है, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी PMLA में है, अब उसके पास क्या है, पावर आ जाती है कि वो प्रॉपर्टी में जा सकता है अगर उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ओके ये प्रॉपर्टी में उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, रिलाई कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन में कि येस अगर मैं उसमें सर्च करता हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई हमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ भी मिल सकता है। एंड द सर्च ऑफ एनी पर्सन इवन इन द, अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे even in the absence of the reporting of a scheduled offence to the magistrate or any other competent authority in this regard। यानी कि अगर authorized officer को information मिलती है, उसको एक reason to believe है, तो वो directly जाके, थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू, तो वो अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को थोड़ा सा भी एप्रीहेंशन है, रीज़न टू बिलीव है कि येस कि वहाँ पे कोई ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है या प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की जगह एब्सेंस में भी वो जाके डायरेक्टली सर्च या सीजर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, और साथ में पर्सन वहाँ पे है जो 18 में बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो पर्सन को भी सर्च कर सकता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे पीएमएलए के, अगर हम बात करें वेटेज के अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्सीमेटली 5 तो आने चाहिए, ठीक है, तो ये तो 5 to 6 तो आना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अमेंडमेंट टू सेक्शन 44 ऑफ पीएमएलए। अब सेक्शन 44 की अगर हम बात करें तो ये किस सेक्शन 44 आपकी बात करता है ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 होंगे या 100 होंगे, ये क्वेश्चन में मेरे को भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि मार्क्स के बारे में, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है 300 का मार्क्स का पेपर होगा, 300 इन्होंने मार्क्स बोले हैं, ठीक है। अब 300 मार्क्स में इन्होंने ये बोला है कि 1/3 आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी रॉन्ग क्वेश्चन में। अगर हम इसमें से डायरेक्ट निकालते हैं तो 100 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन थिंग इज दैट कि कभी ये 120 देते हैं कमीशन, 120 देती है क्वेश्चन, कभी ये 100 देती है, तो ये अभी भी इट इज़ इन ना क्वेश्चन की 100 है या 120 है। हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में तो 120 कराए हैं हर एक मॉक में, और 100 आएंगे तो भी ठीक है, 120 भी आएंगे तो भी ठीक ही है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन इस पे अमेंडमेंट पे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे बात हो रही है ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़ो ऐड किया है विथ सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बात की है, सबमिटिंग ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट के थ्रू क्लोजर रिपोर्ट के सेक्शन में दिया है इस तरह से। अभी कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आता है तब तक नहीं बता सकते हैं। प्रतीक जी, पीएमएलए के एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? बेटा डायरेक्ट पढ़ लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, पीएमएलए नया सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चंस लेते हैं, वरना ये स्क्रीन पे ना मुझे अभी नहीं आता है कि कमेंट्स कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं लास्ट में, ठीक है। चलो यहाँ पे आपकी बात कर रहे थे क्लोजर रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे जब आप देखते हो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, वहाँ पे प्रोविज़न दिया है, नया एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है, जिसमें आपकी क्लोजर रिपोर्ट में बात की जा रही थी। और यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे ही आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 डी में, एक और एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जहाँ पे
स्पेशल कोर्ट्स को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया गया है रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। इसमें भी एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सीधा लिखा है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लेरिफाई कर रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं इज़ कॉग्निजेबल। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है तो वो किस तरह का, व्हाट इज़ द नेचर, तो वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ आपकी फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्लियर की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ दिया है तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में क्लियरिफाई किया है कि कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। Accordingly, an authorized officer कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट। जब इस तरह का नेचर होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो अक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, आई विल ट्राई कि 19 को पेपर है, 2-3 बार कुछ चीज़ें और इस तरह की हम लेके आए आपके लिए ताकि आपका फटाफट से ये चीज़ कवर हो जाए। अब आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। एक्सपेक्ट कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब तक क्वेश्चन पर हमारे पास नहीं आ जाता है, कितने बच्चे एग्ज़ाम बैठे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जब तक ये डाटा हमारे पास नहीं आ जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप जो पूछना चाहते हैं राइट नाउ इस टाइम पे। एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यस, रिपील्ड एक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ओके फाइन। दिल्ली एपीपी के पे कट ऑफ जा चुकी है अक्षय कुमार जी, आप चेक कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट केस लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल दे देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीएमएलए के चलिए मैं करा देती हूँ, कुछ मैं करा दूँगी आप लोगों के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन जो बहुत आता है, पिछली बार भी जैसे मैंने एमसीक्यूज़ कराए थे तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये तो रिपील्ड का सेक्शन है, आप रिपील्ड का क्यों करा रहे हो, अपडेट करो अपने आप को। देखिए, आप जो क्वेश्चन देने जा रहे हो, आप जो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, दैट इज़ यूपीएससी का पेपर है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने रिपील्ड से भी पूछे हैं। क्यों पूछे हैं? क्योंकि यूपीएससी इज़ टेस्टिंग यू कि आपको आपके सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। हम ये नहीं कह रहे आपको रिपील्ड सेक्शन भी सारे पढ़ने, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन जो मेजर आपके हैं जो रिपील कर दिए गए हैं, जैसे आप आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में ग्रेटिफिकेशन। ठीक, तो ग्रेटिफिकेशन जो वर्ड है रिपील्ड में चला गया है, लेकिन अगर आपसे अभी भी पूछा जा सकता है कि रिपील्ड में किस सेक्शन में, बिकॉज दैट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बस एक बार देख लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप याद करो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया। थैंक यू सो मच आसिफ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो रिपील्ड आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा याद करके जाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक बार नज़र ज़रूर डाल लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।